जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में, जो कि ग्रोथमोट यूपीएससी के द्वारा प्रायोजित है। मैं हूं ध्रुव जानी। एज यू कैन सी, आज हम लोग यह सत्र में दो कंबाइंड आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, दो संयुक्त रूप से, जो कि दोनों ही अलग अलग समाचार पत्र में छपे हैं, प्लस दोनों ही एक ही विषय के ऊपर गौर करते हैं। और ये विषय जो है वो हमारा है वैक्सीनेशन का, जो कि एक अभूतपूर्व वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में शुरू हुई, उसको यह एक्सप्लोर करता लेख है। प्लस दोनों ही लेख में अलग अलग दृष्टिकोण जो है वो दिए गए हैं, ताकि हमारी जो समझ है इस पूरे अभियान के बारे में वो थोड़ी दृढ़ हो। प्लस यहाँ कुछ पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तत्व भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें सरकारों को बताया गया है कि अगर आपको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है यह पूरी की पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव, then you need to take care of some matters, you need to take care of some things। तो कुल मिलाकर कई सारी बातें की गई है, जिसको हम लोग यह पूरी यात्रा में देखने का प्रयास करेंगे। इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस जो द हिंदू से संबंधित है लेख, और पॉजिटिव स्टार्ट जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शित हुआ लेख है। प्लस अगर परीक्षा संबंधी बात करें तो 101% इट विल लिंक विथ जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्योंकि हमें मालूम है कि पब्लिक हेल्थ का जो दायित्व है वो सरकारों के हाथ में होता है, हमारे भारत के एस्टेब्लिशमेंट। तो उसी के तहत ये वैक्सीनेशन ड्राइव में भी सरकार जो है वो अहम भूमिका निभाएगी। और साथ ही में तो भूमिका को अहम बनाने के लिए सरकारों को कुछ कदम भी उठाना चाहिए, जिसका यहाँ लेखकों ने जिक्र किया है। तो देखेंगे सबसे प्रथम लेख की तस्वीर से हमारी आज की जो चर्चा है वो उसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, यह दोनों तस्वीर है, दोनों ही एडिटोरियल्स की है, प्लस दोनों ही बेनाम है और एक ही विषय पर आधारित है। देखेंगे यहां हम लोग दो बिंदुओं पर इस पूरे लेख को देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में इसमें जो संशोधित तत्व है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको हम लोग हमारी यह पूरी चर्चा में उसको ब्लेंड कर देंगे इन बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ अलग से हम लोग संशोधित तत्वों की बात नहीं करेंगे। जो जो संशोधित तत्व मुझे लगता है कि आपको मालूम होना जरूरी है, उसका जिक्र हम लोग यहाँ चर्चा में ही करते जाएंगे। जिसके तहत सर्वप्रथम अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में तो सिंपल है, कुछ नहीं है। पहला निष्कर्ष निकल सकता है कि अभूतपूर्व टीकाकरण भारत में है। और दूसरा, लेख में यह भी कहा गया है कि यह पूरे टीकाकरण अभियान में भारत की क्या परिस्थिति है, यानी कि भारत की स्थिति को भी साथ में इन लेखों में उजागर करने का प्रयास किया है। इस मामले में भारत की स्थिति, यानी कि हमारी स्थिति मजबूत है या हमारी स्थिति दुर्बल है, उसका जिक्र भी यहाँ लेखों में हमें मिलता है। तो ये बात रही निष्कर्ष की कि एक यह टीकाकरण का कार्यक्रम है जो शुरू हुआ, जो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, उसको लेकर बात की गई है। साथ ही में इन मामलों से संबंधित जो भारत की स्थिति है, परिस्थिति है, उसको भी यहाँ देखने का प्रयास दोनों लेखों में किया गया है। हालांकि दोनों के जो दृष्टिकोण है वे अलग अलग है, मगर इसका जो निष्कर्ष है वो हम लोग एक ही निकाल सकते हैं। फिर अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो सबसे प्रथम तो हमें हमारा जो फर्स्ट जैब था वैक्सीन का, जो हमने 16 जनवरी को दिया, ठीक है, उनकी बात करेंगे, कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देखिए 1,65,000 के ऊपर के लोग जो है वे पहले दिन वैक्सीनेट हुए थे। ठीक है, जिसमें से भारत में सर्वप्रथम व्यक्ति जिसको वैक्सीन दिया गया हो वो बने थे मनीष कुमार, जो कि दिल्ली में एक सैनिटेशन वर्कर है, सफाई कर्मचारी है। तो उसको पूरे भारत में सबसे पहले ये जो वैक्सीन का शॉट है वो दिया गया। साथ ही में अन्य कई सारे आप समझ लीजिए कई सारे ऐसे विभूतियां भी है जिन लोगों ने भी वैक्सीन ली है। उसमें से सर्वप्रथम हम लोग एम्स के जो डायरेक्टर है, न्यू दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, उसका समावेशन कर सकते हैं। बाद जो हमारे नीति आयोग के जो सभ्य है
वीके पॉल, उनका भी समावेशन कर सकते हैं। फिर साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर है, आई मीन पूना वाला, उसको भी हम यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको भी यहाँ हम लोग गिनती में ले सकते हैं। देयर आर मेनी न्यूमरस अदर इलिट पर्सनैलिटीज विच ऑल्सो गॉट वैक्सीनेटेड। मगर यहाँ सबको याद करना हमारी अनिवार्यता नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ चुनिंदा एग्जाम्पलों को देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बात रही पर्सनैलिटीज की जिनको वैक्सीनेट दिया गया। पहला व्यक्ति भी रहा जिसको वैक्सीनेशन दिया गया। फिर बाद में देयर आर ओवरऑल 3300 प्लस वैक्सीनेशन साइट्स अक्रॉस कंट्री। ठीक है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। साथ ही में इन साइटों में कुल 16,500 के ऊपर या 500 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे हैं इस पूरे टीकाकरण अभियान को पूर्ण करने के लिए, या आप समझ लीजिए इसको सफल बनाने के लिए। और आगे भी यह जो साइट्स है वे 5,000 करने की बात है अक्रॉस इंडिया, 5,000 साइट्स। और ये प्रत्येक साइट प्रतिदिन 100 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन करेगी। तो उस हिसाब से प्रत्येक दिन 5 लाख वैक्सीनेशन के टारगेट तक हमें पहुंचना है। मगर इट्स इजी फॉर इंडिया, क्यों है इजी वो हम लोग आगे देखेंगे। मगर हमें यहाँ अभी यही याद रखना है कि यह बात जो है वो भारत पहुंच सकता है। और भारत ने तो जो है टारगेट्स भी सेट किए हैं। जैसे हमें मालूम है कि इन दिस फर्स्ट ट्रेंच ऑफ वैक्सीनेशन देयर आर टोटल 3 करोड़ workers who will be getting vaccination. In the first tranche, out of that 1 crore are health workers. And other 2 crores are frontline workers. This is the initial target. Total will be 3 crore workers, 3 crore frontline workers we can say. After that, up to July, government is planning to vaccinate 27 crore of people who are vulnerable, वल्नरेबल में कई सारी बातें हो सकती है। ओल्ड एज फॉल्स अंडर वल्नरेबिलिटी सेक्शन, प्लस हैविंग सेकेंडरी डिजीज फॉल्स अंडर दिस सेक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक टीकाकरण करने का कार्यक्रम है। और हमें मालूम भी होना चाहिए कि हमारे 2 अहम कैंडिडेट है अगर वैक्सीन की बात की जाए तो, जिसमें सर्वप्रथम रहेगा कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उसे बनाया भी जा रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। और दूसरा जो है वो हमारा कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। हालांकि इन दोनों में भी थोड़ा जो है थोड़ी भिन्नता है। और ये भिन्नता ये है कि कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है। कोवैक्सीन efficacy not established. While the efficacy of Covishield is established. Because Serum Institute of India is actually dealing in the vaccine which is actually made by Oxford University. ठीक है, तो वह वैक्सीन का मात्र और मात्र यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मगर कोवैक्सीन जो है वो यहीं बनाया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक लिमिटेड के सहयोग से।
तो ये एक दोनों में भिन्नता है। प्लस हाल ही में सरकार को कोविशील्ड को ही प्रमोट करना चाहिए। यहाँ विरोधाभास है, सरकार दोनों को एक ही रूप में प्रमोट कर रही है, मगर इन दोनों में डिफरेंस है, इसकी अभी भी एफिकेसी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकी है। तो ऐसे समय में सरकार को मात्र और मात्र कोविशील्ड को ही गिनना चाहिए, उसको ही हाईलाइट करना चाहिए, उसका ही मार्केट करना चाहिए और उसको ही यूज में लेना चाहिए। सिंपल सी बात है। साथ ही में कोविशील्ड जो है वो लगभग उसका जो मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने ऐसा अनुमान लगाया है कि हम लोग 4 से 5 करोड़ जो डोजेज है उसका स्टोरेज करेंगे। विल बी स्टोरिंग 4 to 5 करोड़ डोजेस। तो ऐसे केस में हमारी परिस्थिति जो है वो अच्छी है। तो ऐसी अच्छी परिस्थिति में हमें इसको अच्छे से डेवलप होने का टाइम देना चाहिए, ये सरकार की नीति रहनी चाहिए। प्लस सरकार ने ऑर्डर भी कर लिया है टोटल ऑफ 1.65 करोड़ डोजेस, जो कि दोनों के पास से आने वाले हैं, कोविशील्ड के भी आने वाले हैं और कोवैक्सीन के भी आने वाले हैं। वो लेखक को लगता है, हमें लगता है कि सरकार को इसके ऊपर ही बल देना चाहिए जब तक इसकी असरकारिता जो है, इसकी निर्दोषिता साबित नहीं हो जाती तब तक। ठीक है। और एक तरह से यह एक पॉजिटिव स्टार्ट भी है, क्योंकि देखिए यहाँ जब से प्रथम अहवाल आया कि भाई कोविड जो है वो तेज गति से अलग अलग देशों की तरफ फैल रहा है या अलग अलग देशों की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसे मात्र और मात्र अभी 1 वर्ष ही हुआ है। It's only 12 months and we are up with a vaccination program। तो अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे हमें एक कमेंडेबल जॉब कहना चाहिए, क्योंकि 12 महीनों में इतना जबरदस्त काम कर कर वैक्सीन के साथ आना वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो जो भारत की स्थिति है वो इस तरह से भी मजबूत है। प्लस दूसरी बात ये है कि हम लोग चाइल्ड वैक्सीनेशन कार्यक्रम कई दशकों से करता है और बड़े पैमाने पर करता है। इट इज अ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अंडर यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम विच वाज एक्चुअली इनिशिएटेड इन द ईयर 1985। तो इस वर्ष से हम लोग करते आए हैं, ठीक है। प्लस यह चिल्ड्रन वैक्सीनेशन को पहुंचाने के लिए हमने मैकेनिज्म भी डेवलप किया है। रिमोटेस्ट एरिया तक भी हम लोग यह जो वैक्सीनेशन है वो पहुंचाते हैं इन अ वेरी एडवर्स जियोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक बात है कि भारत यह वैक्सीनेशन भी इसी तरीके से कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूर सुदूर इलाकों में भी वैक्सीन पहुंचाने में दिक्कत हमें नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग सालों साल प्रत्येक समय हम लोग पहुंचाते आए हैं। सो दिस विल बी बेटर फॉर इंडिया, ऐसा हमें लगता है। प्लस अगर फर्स्ट ट्रेंच की बात करें तो फर्स्ट ट्रेंच में पूरे भारत में मात्र और मात्र कोविड शील्ड ही अवेलेबल था, ठीक है, अवेलेबल इंडिया वाइड, while this Covaxin was only available in 12 states. It was not available India wide, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो एफिकेसी है वो हाल भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, मगर सरकार जो है वो इसे पुश कर रही है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन लगे कि भाई हम लोग एक मात्र और मात्र कोविशील्ड के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे पास एक दूसरा अलग ऑप्शन भी है। मगर इस ऑप्शन को सेट करने के लिए इसकी एफिकेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसके साथ टेम्पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। प्लस देयर आर न्यूमरस कैंडिडेट्स विच आर इन पाइपलाइन, विच आर इन अ प्रोसेस, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे अब क्लिनिकल ट्रायल्स में आएंगे, फिर वे भी मार्केट में आएंगे, वे भी अवेलेबल होंगे, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर इमरजेंसी प्लान के तहत सरकार ने 2 कैंडिडेटों को साथ में रखा है, जिसमें से एक कोविशील्ड है, दूसरा है कोवैक्सीन, जिसमें से कोवैक्सीन की एफिकेसी जो है वो थोड़ी जो है इसके ऊपर हम लोग प्रश्न जो है वो थोड़ा उठा सकते हैं। हालांकि यह कंट्रोवर्सी होते ही जो भारत बायोटेक के जो डायरेक्टर थे वे
स्वयं सामने आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि भाई हमारी जो रसी है या हमारा 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 जो यह डोज है वैक्सीनेशन का, वे 200% ट्रस्टवर्दी है। क्लिनिकल ट्रायल्स है, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको टेस्ट भी किया गया है, मगर फिर भी एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन देयर वाज अ डिमांड ऑफ कोविशील्ड इन कंपैरिजन टू डिमांड ऑफ कोवैक्सीन, और ये अवेलेबल भी थी पूरे भारत में। एंड इन अदर केस कोवैक्सीन वाज अवेलेबल इन ओनली 12 स्टेट्स। ठीक है, प्लस मैंने आपको बोला कि सरकार धीरे धीरे वैक्सीनेशन साइट्स जो है उसको भी इंक्रीज करेगी। ये तो इनिशियल था, मगर अब 5000 साइट्स तक पहुंचने का जो है हमारा टारगेट होना चाहिए, और प्रत्येक साइट में प्रतिदिन 100 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग एक वर्ष के अंतर में हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उसकी डिमांड तक पहुंचने के लिए वी नीड टू वर्क फास्ट। प्लस अगर ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए तो इससे आर्थिक फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि क्या होगा, फास्ट एंड एफिशिएंट वैक्सीनेशन will trigger normalcy. This normalcy in return will transform into resume of long travel, resume of long distance travel. Second, it will also resume the operation of eateries, and different restaurant, including street foods as well. उसके बाद it will resume physical shopping, and it will also resume education. ठीक है, तो ये 4 बिंदुओं के ऊपर प्रभाव होने वाला है यह नॉर्मलेसी का। जनजीवन जैसे ही स्वाभाविक होगा वैसे ही इन चीजों में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, जो भारतीय अर्थतंत्र के लिए एक सकारात्मक बात रहेगी। ठीक है, इट विल रिज्यूम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। व्यक्ति जो है वो अब वैक्सीनेशन आ गई है, उसको एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो अब अपने जो डिस्टर्ब हुए थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल उसको फिर से रिज्यूम करेगा। उसके साथ ऑपरेशन ऑफ इटरीज एंड रेस्टोरेंट विल बी नॉर्मल एज प्री कोरोना टाइम्स, प्री कोरोना पीरियड, क्योंकि अब धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर जो डर था वो खत्म हो गया, वो डर वैक्सीन ने खत्म किया, और अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आने वाला है। तो इट विल रिज्यूम इट टू। उसके बाद इट विल रिज्यूम फिजिकल शॉपिंग, जो आज के समय ई कॉमर्स के ऊपर जो हमारा दबाव पड़ रहा है वो उसको खत्म करेगा। लोग जो है वे अपने घर से बाहर निकलेंगे खरीदी के लिए, फिजिकल शॉपिंग के लिए। और उसके साथ साथ एजुकेशन, बच्चे जो है वे भी वापस स्कूल जाएंगे, वापस प्री कोरोना का जो माहौल है वो साला में फिर से प्रस्थापित होगा। फिर से बच्चे जो है वे एक साथ बैठ सकेंगे, खेल सकेंगे, कूद सकेंगे, एंड अल्टीमेटली दिस ऑल विल ट्रिगर ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। यही सर्विस सेक्टर है जिसका भारतीय जीडीपी में 54% हिस्सा है। स्टेक इन जीडीपी। भले ही एम्प्लॉयमेंट कम लोगों को मिले इस क्षेत्र में से, मगर जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है या स्टेक है वो लगभग 54-55% तक है। तो अपने आप में अगर
ये बात सिद्ध हो गई तो अपने आप में सर्विस सेक्टर को वृद्धि मिलेगी और वही सर्विस सेक्टर will actually take the entire economy out of the depression which was created by corona या this pandemic। ठीक है, तो ये पूरी बात है। प्लस यहाँ एक और भी मुद्दा है कि हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फिलहाल कोविन 20 नामक एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर हो रहा है। देखिए, कोविन 20 ये एक पुराना पोर्टल है, आरोग्य सेतु जो ऐप है उससे भी पुराना है, ये बात हमें जाननी पड़ेगी। देखिए, हुआ ऐसा कि कोरोना जब हावी बन गया भारत के ऊपर तो भारतीय सरकार ने आरोग्य सेतु नामक एक ऐप जो है वो लॉन्च की थी, जो हमें मालूम है, जो iOS के लिए भी थी और एंड्रॉइड के लिए भी थी, आरोग्य सेतु, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020। ठीक है, एंड इट बिकेम मोर फेमस इन अर्बन इंडियंस। जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग थे उनमें यह बहुत जो है प्रख्यात बनी, इसका उपयोग जो है वो ज्यादा प्रमाण में होने लगा। मगर यह आरोग्य सेतु ने अपना काम जो है वो मार्च से शुरू कर दिया था। स्टार्टेड फ्रॉम मार्च in the name of portal Cowin 20, but it transformed in the name of app called आरोग्य सेतु ऐप। मगर इसका जो ढांचा था वो कोविन 20 का ही था। अब वैक्सीनेशन की बारी आई है, गवर्नमेंट जो है वो पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम फाइनलाइज कर रही है, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमें फिर से यह कोविन 20 ऐप को यूज में लाना होगा, उसे डाउनलोड करना होगा, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाके हमारा नंबर आ सकता है। हालांकि हाल इस ऐप के ऊपर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो बंद है। मात्र और मात्र अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मगर जैसे ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और अन्य वल्नरेबल ग्रुप्स को जैसे ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, तब से यहाँ जो हमारे लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ खुला हो जाएगा। हम लोग हमारे लिए अपने ही हाथ से रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोविन है, ये कोविन 20 है। तो यहाँ दिक्कत कहाँ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हम यह पोर्टल के ऊपर निर्भर है, पोर्टल, और यह पोर्टल जो है वो है डिजिटल है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल है। तो अब हुआ यह कि महाराष्ट्र में यह कोविन पोर्टल में ग्लिच आ गई, कोई प्रकार के आपत्ति आ गई, उसे ठीक करने के लिए लगभग 2-2.5 दिन की जरूरत है। तो इसके वजह से महाराष्ट्र में 2 दिन तक वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था उसे सस्पेंड करना पड़ा, मात्र और मात्र यह ऐप में, यह पोर्टल में ग्लिच आने की वजह से। तो यहाँ एक बात भी हमें सुनिश्चित करनी होगी हमारी सरकारों को कि हमारी सरकार को त्वरित ही इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए एक ऑफलाइन प्लान लेकर आना होगा, एक अल्टरनेटिव ऑफलाइन प्लान, जो कि इस सारी तकनीकों से परे हो। इन सारी तकनीकों का जो प्रभाव है वो उस मार्ग के ऊपर ना पड़े, उस रास्ते के ऊपर ना पड़े, ऐसा ऑफलाइन प्लान सरकार को लाना पड़ेगा इस वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि हमारी आज की जो ज़रूरियत है वो है फ्री एंड फास्ट वैक्सीनेशन। अगर फ्री एंड फास्ट वैक्सीनेशन होगा तो वो हमें इकोनॉमिकली भी फायदेमंद साबित होगा, वो हमें हेल्थ की दृष्टि से भी जो है अच्छा साबित होगा। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी बनाने में भी हमें फायदाकारक साबित हो सकता है। तो कई सारे पहलू है, मगर हमारी सरकारों को यही अचीव करना होगा कि कैसे फ्री एंड फास्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो कैरी आउट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुफ्त में वैक्सीनेशन हो सके। और इसके लिए एक रास्ता ये भी है कि हम हमारे इंडिजिनियस कैंडिडेट्स के ऊपर तो निर्भर रहे, कोई जो है हमें उसमें आपत्ति नहीं है, मगर फॉर टाइम बिंग जब तक हमारे डोजेज, हमारा वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, जब तक वो फाइनल यूज़ के फेस में ना आ जाए, तब तक हमारे लिए एक रास्ता है कि हम लोग US, UK
और यूरोपियन यूनियन का अन्य देशों में जो वैक्सीन अप्रूव हुई है, वहाँ जिन जिन कैंडिडेट्स को, जिन जिन वैक्सीन कैंडिडेट्स को अप्रूवल मिला है, हम उसको मात्र भारत में बनाए। दैट्स इट, जैसे SII ने किया है। तो यही आज हमारे लिए इस समय जो है अनिवार्य है। हम अगर उसे करें तो वो हमें सफलतापूर्वक तट तक पहुंचा सकती है। यही एक बात जो है वो हमें करनी है। जब तक हमारे वैक्सीन तैयार हो तब तक US, UK और EU में जो अप्रूव हुआ है उसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए, भारत में उत्पादन। ये सबसे अच्छा इस वक्त का उपाय है। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे कैंडिडेट्स भी तैयार होते जाए, धीरे धीरे जैसे जैसे वे भी फाइनल स्टेज में आते जाए, वैसे वैसे हम इसका उत्पादन जो है वो कम कर सकते हैं। मगर इनिशियली अगर हमें हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, देन दिस इज द इजीएस्ट रूट विच कैन मेक इट पॉसिबल। ठीक है, तो आज के इस लेख में हमने कई सारी बातें की जिसमें अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स के बारे में देखा। भारत में भारत क्या स्थिति है, क्यों भारत के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो एक चुनौती नहीं बन सकती, वो भी हमने देखा। प्लस कैंडिडेट्स जो है उसमें जो तफावत है वे भी देखे, कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा है वो भी देखा। हाल अब भारत को क्या करना चाहिए अपने फ्री एंड फास्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, उसको भी देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोटिव PSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।